कार्रवाई, सुरक्षा में तैनात सभी पुलिस वाले सस्पेंड, मामले की जांच के आदेश। आंध्र प्रदेश में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी के चाचा वाईएस भास्कर रेड्डी को किया गिरफ्तार। पूर्व सांसद विवेकानंद रेड्डी की हत्या का आरोप, घर में घुसकर की गई थी हत्या। और अब खबरें विस्तार से। मुस्लिम युवक ने हिंदू धर्म अपना लिया। जावेद शेरखा तड़वी इसका नाम है और अब यह शिवम बन गया है। पंडोखर धाम ये पहुंचा, अपनी इच्छा जताई इसने और फिर हिंदू धर्म अपना लिया। महाराष्ट्र के जावेद ने हनुमान चालीसा पढ़कर हिंदू धर्म अपनाया। पंडोखर धाम में गुरुशरण शर्मा के सामने इसने हिंदू धर्म अपनाया। मुस्लिम युवक ने पंडोखर धाम पहुंच हनुमान चालीसा भी इसने पढ़ी। तो अब जावेद शिवम के नाम से जाना जाएगा। और सहयोगी रंजना हमारे साथ जुड़ी हुई है, रंजना के पास आपको लिए चलेंगे। रंजना, जावेद नहीं शिवम जी। जी ललित, जबरन धर्मांतरण की खबरें तो हमने कई सुनी है, लेकिन यहाँ पर पंडोखर धाम पहुंचे थे जावेद, जिन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया है। वो हिंदू धर्म से बहुत ज्यादा प्रभावित थे और इसी के चलते जब पंडोखर सरकार पहुंचे तो वहां पर उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ा और हिंदू धर्म अपनाने की जो इच्छा है वहां पर जताई थी। और इसी के बाद हनुमान चालीसा पढ़कर उन्होंने हिंदू धर्म को अपना लिया है और अब से जो जावेद है वो अब शिवम कहलाएंगे और तमाम जो हिंदू रीति रिवाज हैं उसको अब आज से जरूर वो अपनाएंगे। और इसी वजह से ऐसे कई दरबार लगे हैं ललित। इससे पहले भी एक दो युवक है जो कि हिंदू धर्म से बहुत प्रभावित नजर आए थे और उसके बाद उन्होंने हिंदू धर्म को अपनाया भी, लेकिन यहाँ पर हनुमान चालीसा जावेद ने पढ़ा था और उसके बाद हिंदू धर्म उन्होंने अपना लिया और अब से जो जावेद है वो अब शिवम बन गए हैं। तो इस तरह की ये जो अगर कहें तो ये जो खबर है वो वाकई अच्छी भी है और खुद उन्होंने अपनी इच्छा से जो धर्म परिवर्तन है वो किया गया। यहाँ पर ना किसी तरह से जबरदस्ती उनके साथ की गई है और ना ही किसी ने उनको इसके लिए फोर्स किया था कि आपको इस धर्म को अपनाएं, बल्कि वो खुद यहाँ पर पहुंचे थे और हिंदू धर्म से और तमाम चीजों से प्रभावित नजर आ रहे थे और इसी के बाद ही वो अब जावेद से शिवम बन गए हैं। ललित, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रंजना, लेकिन आप हमारे साथ बने रहें। एक और अहम खबर को लेकर हम आगे सहयोगी रंजना के पास आपको लिए चलेंगे। रंजना से हम इसे लेकर भी चर्चा करेंगे। बड़ी खबर भोपाल से, खेल खेल में एक मासूम बच्चे की जान चली गई। खेल खेल में इस बच्ची ने फांसी लगा दी और बच्ची के परिवार वाले इसे अस्पताल भी लेकर गए जहां उसे मृत घोषित किया गया। बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जहांगीराबाद पुलिस ने पड़ताल शुरू कर दी है। खेल खेल में मासूम बच्ची ने फांसी लगाई, जान चली गई। सहयोगी रंजना लगातार हमारे साथ बनी हुई है। रंजना, खेल खेल में फांसी, विस्तार से बताएं जरा जी। जी ललित, अक्षता आचार्य 13 साल की बच्ची जो कि बच्चों के साथ खेल रही थी और इसी दौरान फांसी का जो फंदा है वो सच में लग गया और उसके बाद जब परिजनों को इस बारे में पता चला तो तुरंत उसे अस्पताल भी लेकर गए, लेकिन अस्पताल में डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया और खेल खेल में मासूम बच्ची की जान चली गई। लेकिन ललित, यहाँ पर कुछ बातें जरूर हैं जो कि अभिभावकों को, पेरेंट्स को और जो परिजन है उनको सोचना जरूर चाहिए कि अगर बच्चे मोबाइल में कोई गेम खेल रहे हैं तो वो किस तरीके का गेम खेल रहे हैं इसके बारे में जो पेरेंट्स हैं उनको जानकारी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि लगातार जो ऑनलाइन गेम्स है उसका दुष्प्रभाव भी है कि बच्चे बहुत ज्यादा आक्रामक होते हुए नजर आ रहे हैं और जो भी गेम में उनको दिखाया जाता है उसको वास्तविकता में करने की वो कोशिश करते, बल्कि उनको नहीं पता होता है किसके परिणाम क्या हो सकते हैं। तो ऐसे में अगर कोई बच्चा किसी भी तरह का गेम खेल रहा है तो उसकी मॉनिटरिंग जरूर जो पेरेंट्स है वो करते रहें कि आखिर किस तरीके का गेम खेल रहा है और अगर वो खेल रहे हैं तो इसके बारे में उनको समझाइश जरूर दें कि ये जानलेवा भी हो सकता है या ऐसे किस तरीके से आप सिर्फ खेलें ना कि वास्तविक जीवन में अपनाएं। तो काउंसलिंग की जरूरत जरूर जो बच्चे हैं उनको भी है और खास करके बच्चों को यहाँ पर अभिभावकों के समय देने की भी जरूरत है, जो कि ऑनलाइन गेम्स में जब बच्चों का बहुत ज्यादा समय जा रहा है और इसी के वजह से इस तरह की जो घटनाएं हैं वो लगातार समाज में बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ललित,
चलिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रंजना आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी रंजना विस्तार से जानकारी दे रही थी। और अब ग्वालियर का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर मिल रही है, दहेज प्रताड़ना के मामलों को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। घरेलू विवाद को दहेज प्रताड़ना का रूप देना कानून का दुरुपयोग, ऐसे केस खारिज किए जाएं। भिंड में दर्ज दहेज प्रताड़ना के मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है। भिंड में मेनका शर्मा ने शादी के 7 साल बाद यह केस दर्ज करवाया दहेज प्रताड़ना का। एफआईआर में भोपाल निवासी चचिया सास और ससुर, उनकी बेटी और भतीजे का नाम भी दर्ज करवाया। हाईकोर्ट ने दहेज प्रताड़ना की एफआईआर निरस्त कर दी और यह कहा कि जो साथ में नहीं रहते वो दहेज के लिए प्रताड़ित कैसे कर सकते हैं। परिवार में छोटे विवादों को दहेज प्रताड़ना का रूप देकर पूरे परिवार को फंसा देना कानून का दुरुपयोग है। 16 जनवरी 2021 को भिंड में दहेज प्रताड़ना की एफआईआर दर्ज हुई थी। सहयोगी सुशील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, ये नजीर बन सकता है हाईकोर्ट का ये फैसला। इससे पहले भी कई अदालतों ने टिप्पणी की है कि दहेज प्रताड़ना एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है। सुशील, बिल्कुल, देखिए हाईकोर्ट की जो टिप्पणी है इस मामले में वो कहीं ना कहीं नजीर बनेगी आने वाले समय में, इस तरह के जब मामले सामने आएंगे। भिंड में 2 साल पहले एक केस दर्ज हुआ था जिसमें दहेज प्रताड़ना के आरोप लगे थे। इसमें सास ससुर, पति के अलावा जो विवाहिता है जिसने एफआईआर दर्ज कराई थी, उसने चचिया सास ससुर और उनकी बेटी और भतीजे पर भी इसमें दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ भी केस दर्ज कराया था। और ये जो केस 2 साल पहले दर्ज हुआ था, ये शादी के 7 साल बाद केस दर्ज हुआ था। और जब इस मामले में आरोपी बनाए गए चचिया सास ससुर सहित अन्य लोग हाईकोर्ट में गए, हाईकोर्ट में उन्होंने तर्क रखा और उसके बाद जब हाईकोर्ट ने इस पूरे केस की विवेचना रिपोर्ट देखी तो उसमें हैरानी करने वाली बात सामने आई है कि जो चचिया सास ससुर है वो ना तो विवाहिता के पास रहते हैं, ना ही साथ कभी रहे हैं। तो ऐसे में जो साथ नहीं रहता है वो दहेज के लिए किस तरह से प्रताड़ित कर सकता है। और जब इस पूरे केस को देखा गया तो इसमें सामने यही आया कि छोटे मोटे जो घरेलू विवाद थे उन विवादों के बाद जो है इसे दहेज प्रताड़ना का रूप देकर एफआईआर दर्ज कराई गई है। तो हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है और इसमें पुलिस को भी कहा है कि जो केस इस तरह के आते हैं उसमें विवेचना साफ तौर पर स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि छोटे मोटे जो मामले होते हैं घरेलू, उन मामलों को दहेज प्रताड़ना में बदलने से लगातार जो है परिवार परेशान होते हैं, पूरे परिवार को फंसा दिया जाता है। इस तरह के केस जो है बंद होना चाहिए। और इसी के साथ ही उन्होंने जो दहेज प्रताड़ना की एफआईआर थी, हाईकोर्ट ने उस एफआईआर को निरस्त कर दिया। अब निश्चित तौर पर इस केस की ग्राउंड के आधार पर जो भी पुराने इस तरह के मामले जो छोटे मोटे विवाद के चलते दहेज प्रताड़ना का रूप लेकर थानों में केस के रूप में दर्ज है, तो उन पर भी इन मामलों का असर होगा। और हाईकोर्ट की ये जो सख्ती है और सख्त टिप्पणी है, इस टिप्पणी से कहीं ना कहीं पुलिस भी आने वाले समय में ऐसे छोटे मोटे जो घरेलू विवाद होते हैं उनमें सीधे दहेज प्रताड़ना के केस दर्ज करने के बजाय मामलों को विस्तृत जांच करने के बाद ही इसमें एफआईआर दर्ज करेगी। तो एक नजीर बन सकता है इस तरह का ये जो टिप्पणी और फैसला है। जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सुशील इस तमाम जानकारी के लिए। इधर खेतों में हाईटेंशन टावर लगाए जाने के बाद प्रभावित किसानों ने मोर्चा खोला है। दर्जनों किसानों ने 45 दिनों तक बिजली प्रवाहित, मतलब इससे करंट जिससे जा रहा था, उस हाईटेंशन टावर के नीचे तंबू गाड़ा, प्रदर्शन किया और अब चिलचिलाती धूप में राजधानी का रुख किया है। किसानों के जत्थे ने पदयात्रा शुरू कर दी। 21 दिन के बाद ये भोपाल पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री से मिलकर समस्या के निराकरण की मांग की जाएगी। किसानों का यह कहना है कि टावर प्रभावित दबंग किसानों को हाईटेंशन तार प्रबंधन कंपनी की तरफ से मुआवजा दे दिया गया, लेकिन 402 किसान ऐसे हैं जो 10 साल से मुआवजे का इंतजार कर रहे हैं। इंदौर की कनाडिया पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए शातिर मोबाइल लुटेरे को पकड़ा है। इसके पास से 20 महंगे मोबाइल जब्त किए गए हैं और इनकी कीमत तकरीबन 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है। ज्यादातर ये लोग राह चलते मोबाइल फोन पर बात करने वाले लोगों को, महिलाओं को निशाना बनाते थे और छीनकर भाग जाते थे। 3 आरोपी पकड़े गए हैं, एक फरार है। ये दिनांक 12/4/23 को
डॉक्टर वीरेंद्र राजगीर साहब ने रिपोर्ट करी थी कि शाम के समय वॉकिंग के टाइम पे उनका एक मोबाइल छीन लिया था। रिपोर्ट पे लूट का मुकदमा कायम करके उनने बताया था कि एक बुलेट से आए थे 2 बंदे। बुलेट का नंबर था MP 097079। इस आधार पर इस बुलेट की तलाश करते ये गाड़ी हमें भूरी टेकरी में मिली। उसके मालिक का पता करते रोहित खांडे करके था। उससे पूछताछ करी तो उनने अपने साथी करण के साथ लूट करना बताया। साथ ही उनने एक लूट 3-4 महीने पहले और की थी। इनकी तलाश में इनके घर पे पहुँचे तो इनके द्वारा 18 मोबाइल बरामद कराए घर से, और फिर एक मोबाइल इन्हें दीपक गंगारिया है छोटी खजरानी के, इसको बेचने के लिए दिया था। दीपक को पकड़ा तो दीपक ने अपने साथी सार्थिक राणे निवासी धीरज नगर का, इसके साथ MIG और लसूड़ा क्षेत्र में एक लूट की घटनाएं करी हैं। इस प्रकार ये टोटल 20 मोबाइल पुलिस ने बरामद किए हैं। कैसे लोगों को ये शिकार बनाते हैं? ये अधिकांश राह चलते हैं जहाँ पे सर्विस रोड है, अधिकांश जो कोई बात करते हुए घूम रहे होते हैं इनको निशाना बनाते हैं, और ये सभी के खिलाफ आपराधिक प्रकरण हैं, लूट के और अन्य मारपीट के। भिंड का गौरी सरोवर हादसों को दावत दे रहा है। गौरतलब है कि इंदौर में रामनवमी के दिन हुए हादसे में 36 लोगों की जान चली गई। इसके बाद तमाम ऐसी जगहों को चिन्हित कर उन्हें सुरक्षित करने के निर्देश दिए गए थे जहां लोगों की भीड़ उमड़ती है। भिंड का गौरी सरोवर भी ऐसी जगहों में से एक है। यहां कई बार हादसे हो चुके हैं। पूरे सरोवर के किनारे 100 से अधिक शिव मंदिर हैं। गौरी सरोवर में लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। सावन के महीने में भुजरिया विसर्जन हो, छठ का त्योहार हो, गणपति विसर्जन हो, नवरात्र में मूर्ति विसर्जन हो, बड़ी संख्या में लोग यहां पर इकट्ठा होते हैं। करीब 2 किलोमीटर में फैले सरोवर के पास सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है। इस समय हम मौजूद हैं भिंड के ऐतिहासिक गौरी सरोवर पर, जहां पर इसकी धार्मिक और ऐतिहासिक मान्यताएं तो कई हैं, लेकिन बात करते हैं इसकी सुरक्षा दृष्टि को लेकर। गौरी सरोवर लगभग 2 किलोमीटर की आबादी में, शहर के बीचों बीच आबादी में फैला हुआ है। यहाँ पर चारों ओर से प्रशासन की ओर से कोई सुरक्षा के कड़े इंतजाम नहीं किए हैं, जिसके दुष्परिणाम सामने लगातार आए दिन आते रहते हैं। बीती शिवरात्रि को यहाँ पर एक लग्जरी कार चले जाने से 3 लोगों की दर्दनाक मौत हुई थी, और जिस जगह हम खड़े हुए हैं इस जगह भी एक लग्जरी कार जाने से 3 लोग डूबे थे, जिसमें एक की दर्दनाक मौत हुई थी, वहीं 2 लोगों को बचा लिया गया था रेस्क्यू कर। अब प्रशासन की ओर से इस ओर अभी तक भी बाउंड्री वॉल का निर्माण चल रहा है, और यह बाउंड्री वॉल यहीं पर रोक दी गई है। यहाँ गुजरने वाले हर राहगीर को ये चिंता बनी रहती है कि कहीं ना कहीं जरा सी भी असावधानी होती है तो वह दुर्घटना का शिकार हो सकता है। भिंड से न्यूज़ 18 के लिए रवि रमन त्रिपाठी। इधर रीवा जिले के त्योथर में अनुवांशिक बीमारी के शिकार एक परिवार की मदद के लिए सरकार आगे आई है। सोशल मीडिया में मदद की गुहार सुनकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मामले में संज्ञान लिया है। पीड़ित परिवार से फोन पर बातचीत की है। अनुवांशिक बीमारी से पीड़ित यादव परिवार के इलाज की व्यवस्था शुरू की गई है। पीड़ित परिवार का इलाज अब दिल्ली NCR के अस्पताल मेदांता में होगा। रीवा जिला प्रशासन की टीम पीड़ित परिवार को लेकर दिल्ली के लिए रवाना हो गई है। यादव परिवार के 5 सदस्य अनुवांशिक बीमारी से पीड़ित हैं। परिवार में 3 भाई हैं, मनीष, अनीश, मनोज और एक बहन सुशीला। इनके साथ पिता रामनरेश यादव अनुवांशिक बीमारी से जूझ रहे हैं। ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के लक्षण से संबंधित बताई जा रही है शुरुआती तौर पर। अब इनका इलाज शुरू होगा और पूरा खर्च सरकार उठाएगी। इनमें से जो मनीष हैं, मनीष यादव, वो सोशल मीडिया पर भी बहुत एक्टिव रहते हैं और कई बार उन्होंने इसके जरिए गुहार लगाई, तब कहीं जाकर इनकी गुहार अब सुनी गई है। शिवराज सिंह चौहान जी ने मामले को संज्ञान में लेते हुए हमारे क्षेत्रीय प्रशासन के अनुभागीय अधिकारी CDM PK पांडे जी से द्वारा मुझसे फोन पर बात किए और इलाज के लिए पूरा आश्वासन दिए कि बेटा आप निश्चिंत रहें, आपको सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा उपलब्ध कराई जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया कि इनका यथाशीघ्र जो उच्चतम स्तर की जो चिकित्सा हो सकती है, सर्वश्रेष्ठ जो व्यवस्था हो सकती है, उसके अनुरूप इनका इलाज कराया जाए। और इसी तारतम्य में जिला प्रशासन कलेक्टर महोदय के निर्देश पे वेदांता हॉस्पिटल में पूरी व्यवस्था करके और इनको आज हम लोग यहाँ से रवाना कर रहे हैं। अंबिकापुर में पेट्रोल पंप पर बाइक चोरी के मामले में 3 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। पकड़ाए आरोपियों में एक नाबालिग भी है।
आरोपियों के पास से 2 चोरी की मोटरसाइकिल जब्त की गई हैं। आपको बता दें कि बिलासपुर चौक के पेट्रोल पंप पर आरोपियों ने बाइक चोरी की थी। इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। इसी के आधार पर पुलिस आरोपियों तक पहुंची। तो ये बाइक चोर अब हत्थे चढ़ गए। सीसीटीवी के जरिए इनका सुराग मिला था और अंबिकापुर में पेट्रोल पंप पर बाइक चोरी करने के मामले में ये तीनों चढ़े हैं। एक इसमें नाबालिग भी है और 2 चोरी की मोटरसाइकिल जब्त की गई हैं। बिलासपुर चौक के पेट्रोल पंप पर आरोपियों ने बाइक चोरी की थी। इसका फुटेज भी सामने आया था। इसी फुटेज को आधार बनाकर इसी से पुलिस को सुराग मिले और फिर पड़ताल करते करते ये जो बाइक चोर हैं इनके पास पुलिस पहुंची। 2 बाइक चोर गिरफ्तार किए गए हैं। एक चूंकि नाबालिग है। श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क से नर चीता ओवान एक बार फिर बाहर निकल गया है। शिवपुरी जिले के बैराड़ इलाके में पहुंच गया, जहां जौराई और डबरपुरा गांव के पास ये चीता देखा गया। इसे देखकर ग्रामीण इलाकों में हड़कंप मचा हुआ है। दौड़कर एक ट्यूबवेल के पास बने पक्के मकान में लोग छिप गए और वन विभाग ओवान की लोकेशन ट्रेस करते हुए मौके पर पहुंचा है। चीते पर नजर बनाए हुए है। वन कर्मियों ने ग्रामीणों और किसानों को चीते से किसी तरह का कोई खतरा नहीं होने की समझाइश दी है। चीते को वापस कूनो भेजने की कोशिश की जा रही है। वन विभाग हर संभव इस चीता की सुरक्षा के लिए हर समय पे प्रयास कर रही है। इसका मूवमेंट जो इधर को बना रहता है वो बढ़ रहा है, तो सभी अधिकारियों को सूचना है और अधिकारी इस संबंध में बहुत ही गंभीर और बहुत सूझबूझ के साथ निर्णय ले रहे हैं। उमरिया जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व पहुंचे सैलानियों को बाघ अपने पूरे परिवार के साथ नजर आया। बाघ की दहाड़ के बीच उसके 3 शावकों को देखकर सैलानी रोमांचित हो गए। मॉर्निंग सफारी के दौरान तालाकोर पहुंचे सैलानियों को बाघ की दहाड़ सुनाई दी। इसके बाद ये ठिठक गए। कुछ देर बाद 3 बाघ के शावक एक साथ अटखेलियां करते नजर आए। ये तीनों चक्रधरा वाली बाघिन के बताए जा रहे हैं और इनकी उम्र है तकरीबन 6 महीना। टाइगर रिजर्व उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का यह मामला है। बांधवगढ़ इसे बाघ का घर भी कहा जाता है और यहां की जो फेमस बाघिन है चक्रधरा, उसके ये तीनों बेटे बताए जा रहे हैं, तीनों शावक। और इस तरह से अटखेलियां करते नजर आए तो सैलानियों के रोमांच का ठिकाना न रहा। इतने करीब से बाघ के शावकों को देखना अपने आप में रोमांचित कर देने वाली बात है। सैलानियों ने जैसे ही दहाड़ सुनी तो कुछ देर के लिए वो ठिठक गए और उसके बाद इन तीनों शावकों का दीदार हुआ। तकरीबन 6 महीने चक्रधरा के ये बेटे हैं, चक्रधरा बाघिन के, और इनकी उम्र बताई जा रही है तकरीबन 6 महीना। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।